बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईओ यूनिट। और आईओ यूनिट के बाद हम पढ़ेंगे सीपीयू रजिस्टर्स, और इनमें चंद रजिस्टर्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। आईओ यूनिट क्या होता है ये पहले तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ वेज़ हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आईओ यूनिट के बारे में हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ लिया था, क्योंकि ये कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। लेकिन आज हम बाकायदा इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के या स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर के, इन सब के ऊपर डिटेल है। इसमें हमने सीपीयू और उसकी जो टाइप्स हैं सीयू और एएलयू वो भी पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने मेमोरी यूनिट जिसके अंदर हमारे पास मेन मेमोरी आती, और मेन मेमोरी में हमने रैम और रोम भी डिस्कस कर लिए। बस इंटरकनेक्शन भी हमने पढ़ लिया, और हमारे पास लास्ट पे आता है आईओ यूनिट, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आईओ यूनिट बेसिकली क्या काम करता है कि कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है, कंपोनेंट है, लेकिन कंप्यूटर के साथ लगी हुई जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, याद रखिएगा पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल और मैनेज करता है। ये पेरिफेरल डिवाइसेस से आने वाला डाटा और पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ जाने वाला डाटा जो है उसको कंट्रोल और मैनेज करता है और हैंडल करता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। वो कहता है कि दिस हैंडल्स द प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी आईओ यूनिट जो है ये हमारे कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है जो कि क्या हैंडल करता है, ये हैंडल करता है प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन। हमारा जो सीपीयू है उसकी कम्युनिकेशन जो है, हमारे सीपीयू की जो कम्युनिकेशन है किसके साथ, पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, उस कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। और सीपीयू की कम्युनिकेशन किस तरह की होती है पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना, तो इनके साथ उसकी कम्युनिकेशन किस तरह की होती है उसको ज़रा समझते हैं। लेकिन जब भी सीपीयू जो है वो इन आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डाटा भेज रहा है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो डाटा बस के ज़रिए से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेजेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीपीयू जो है वो डायरेक्ट ही आउटपुट डिवाइस की तरफ डाटा भेजे। वो डाटा दे देता है आईओ यूनिट को। आईओ यूनिट खुद डिसाइड करता है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस को डाटा भेजना है और किस तरह का डाटा है ये। क्योंकि देखें हमारे पास जो डाटा है उसकी नेचर डिफरेंट होती है। ऑडियो डाटा भी होता है, वीडियो डाटा भी होता है, टेक्स्ट डाटा भी होता है, डॉक्यूमेंट डाटा भी होता है, इमेज डाटा भी होता है। तो जिस तरह का डाटा होता है उस तरह की आउटपुट डिवाइस पे दिखाना होता है, और जिस तरह का डाटा होता है उस तरह की इनपुट डिवाइस से सीपीयू की तरफ आता है। अब बात यह है कि जब भी सीपीयू ने डाटा एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट करेगा इनपुट डिवाइस से। जब भी उसने किसी इनपुट डिवाइस से डाटा एक्सेप्ट करना है तो वो कमांड इशू करता है आईओ यूनिट को। ये कमांड हमने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल बस में पढ़ी थी कि आईओ रीड की कमांड इशू करता है कि भाई मैंने डाटा रीड करना है अगर इनपुट डिवाइस से कोई डाटा आ रहा तो आईओ यूनिट खुद बहुत ये हैंडल कर लेता है, खुद बहुत मैनेज कर लेता है कि किस इनपुट डिवाइस से डाटा मैंने गेट करना है और डाटा टाइप क्या है, किस तरह का डाटा है। फिर आईओ यूनिट जो है वो सीपीयू को वो डाटा प्रोवाइड करता है, फिर सीपीयू उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करता है, या आगे अगर किसी और का काम है उसको दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैलकुलेशन करवानी है तो फिर वो एएलयू करेगा, और अगर किसी मेमोरी का काम है यानी रैम का काम है तो वो रैम की तरफ भेज देगा। और अगर आउटपुट डिवाइस की तरफ डाटा उसने भेजना है तो हमारा सीपीयू जो है वो आईओ राइट की कमांड सेंड करेगा, किसको, आईओ यूनिट को। और आईओ यूनिट खुद बहुत फिर आगे मैनेज करेगा। सीपीयू जो है वो कमांड इशू करके अपने कामों में दोबारा बिजी हो जाएगा, जो भी वो प्रोसेसिंग कर रहा है। क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है वो एनी टाइम बिजी रहता है, वो कोई भी टाइम हो वो बिजी रहता है। वो जब तक कंप्यूटर होना है सीपीयू बिजी रहता है, तो वो अपने काम में बिजी हो जाता है, दोबारा उसको कमांड भेज के आगे आईओ यूनिट जाने और उसका काम जाने बहुत मैनेज कर लेगा कि कौन सी आउटपुट डिवाइस पे डाटा भेजना है, किस तरह का डाटा है और किस तरह से भेजना है। यूनिट का काम होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना और कम्युनिकेट करना सीपीयू के साथ। तो आसान अल्फाज में समझ लें कि सीपीयू और जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में ये आईओ यूनिट आ गया हुआ है, जो कि सीपीयू को असिस्ट कर रहा है, सीपीयू की कम्युनिकेशन करवा रहा है आईओ यूनिट के साथ कम टाइम में। सीपीयू जो है वो मुकम्मल तौर पे अगर आईओ डिवाइसेस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो सीपीयू अपने कामों में जो है वो मुदाखलत आएगी, इंटरप्शन आएगी उसके कामों में। जैसे कि आप ये समझ लें कि हमारे पास यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं,
उसके बाद हमारे पास IO यूनिट है और फिर CPU है, ठीक है। तो IO यूनिट जो है वो CPU की कम्युनिकेशन करवा रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। तो दरमियान में यहाँ पर IO यूनिट हमारे पास मौजूद है जो कि CPU को पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाता है। अब वो कहता है कि देयर आर टू मेन वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल्स इनटू द कंप्यूटर, यानी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे लेकर कंप्यूटर तक जब डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके दो तरीके हैं, दो वेज हैं। एक तरीका होता है इंटरप्ट्स और दूसरा होता है DMA। पहले समझते हैं इंटरप्ट्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरप्ट बेसिकली ये वो टेक्निक है जिसमें होता ये है कि CPU कमांड इशू कर देता है जब उसने इनपुट डिवाइस से डाटा रीड करना होता है या आउटपुट डिवाइस पे डाटा भेजना होता है। कमांड इशू करने के बाद जब भी इनपुट डिवाइस से डाटा CPU की तरफ आता है तो CPU अपने सारे काम छोड़ देगा और वो क्या करेगा कि वो उस एक काम की तरफ लग जाएगा। इसे अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो वो ये है, देखें CPU अपने कामों में बिजी है और इनपुट डिवाइस से यूज़र ने, जो बंदा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसने एक सिग्नल भेज दिया, उसने एक इनपुट दे दी। तो एक सिग्नल आएगा CPU के पास जिसे कहते हैं इंटरप्ट सिग्नल। क्या कहते हैं? इंटरप्ट सिग्नल कहते हैं। और इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इंटरप्ट सिग्नल जब CPU को मिलता है, इंटरप्शन का मतलब होता है मुदाखलत, ठीक है, दखल अंदाजी करना। तो CPU अपने काम में बिजी था, जो हमारा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, वो अपने काम में बिजी था। तो इनपुट डिवाइस से डाटा आ गया, एक नया काम हमने कह दिया करने को, तो एक इंटरप्ट सिग्नल आएगा, इंटरप्शन आ जाएगी CPU के काम में। CPU अपने सारे कामों को स्टॉप कर देगा और वो लग जाएगा इसकी तरफ। वो देखेगा कि ये इनपुट क्या है, किस तरह की इनपुट है, किस तरह की इनपुट डिवाइस से आई है और अब किस डिवाइस को काम कहना है मैंने ये करने के लिए। हो सकता है उसने रैम को कहना हो, फिर वो रैम को वो काम कहेगा, फिर वो दोबारा अपने काम को रिज्यूम करेगा, अपने काम की तरफ आएगा जो वो पहले कर रहा था, जिसमें इंटरप्शन आ गई थी। अब CPU जो है वो इंटरप्ट हुआ जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ गया। तो इंटरप्ट्स जो ये वे है, जो टेक्निक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने का, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो एक नुकसान है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? उसकी वजह यही है कि उसके अंदर इंटरप्शन आ जाती है। CPU अपने काम को रोक के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कामों को मैनेज करने लग जाता है। IO यूनिट की बजाय वो डायरेक्ट ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है, तो अपने कामों को वो रोक देता है कुछ देर के लिए। इससे क्या होता है कि यूज़र जो है उसको लेट रिस्पॉन्स मिलता है, जिस वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। ये इसका नुकसान है। उसके बाद टेक्निक एक आ गई हमारे पास, एक वे है दूसरा जिसके ज़रिए से CPU जो है वो IO डिवाइसेस को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और डाटा इनके दरमियान में ट्रांसफ़र होता है। वो है DMA। DMA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें होता ये है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनकी तरफ से जब कोई डाटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस के ज़रिए से डाटा एंटर होता है ना, आउटपुट डिवाइसेस पे तो हम डाटा देखते हैं। तो जब इनपुट डिवाइस से डाटा यूज़र एंटर करता है तो CPU जो है वो एक कमांड इशू कर देता है IO यूनिट को। वो कमांड क्या होती है कि भाई मैं डाटा रीड करना चाहता हूँ, इनपुट डिवाइस से डाटा आ गया। तो यहाँ से जो डाटा आएगा वो IO यूनिट के पास आएगा और IO यूनिट जो है वो देखेगा कि CPU चूँकि अपने काम में बिजी है और CPU अपना कोई भी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो CPU को ये काम डायरेक्ट देने की बजाय अगर तो किसी मेमोरी का काम है जो किसी मेमोरी ने प्रोसेस करना है, तो IO यूनिट जो है वो उस मेमोरी को वो काम दे देगा करने के लिए डायरेक्टली, इसलिए इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। लेकिन अगर मेमोरी का काम नहीं है और CPU ने किसी से करवाना है या CPU के अंदर जो ALU है उसी ने करना है, तो IO यूनिट जो है वो CPU के साथ कम्युनिकेट करेगा। इसमें इंटरप्शन नहीं आती, CPU अपने काम में बिजी रहता है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं आती, इनपुट आउटपुट के सारे मामलात IO यूनिट कंट्रोल कर लेता है। ये इसका फ़ायदा है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन एक इसका नुकसान ये है कि इससे कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, पेचीदा हो गया। वो क्यों पेचीदा हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि एक नया
यूनिट कंप्यूटर के अंदर ऐड हो गया, एक नया कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर ऐड हो गया जो कि IO यूनिट है, तो इसके साथ भी फिर वो बसेज और बाकी सारे मामला होते हैं, तो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि परफॉर्मेंस हमें चाहिए और परफॉर्मेंस जो है वो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ गई DMA की वजह से। यहाँ तक हमारा IO यूनिट का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये थ्योरी थी इसके अंदर कि हमारे पास जो IO यूनिट होता है वो क्या करता है कि हैंडल कर रहा होता है पेरिफेरल डिवाइसेस और CPU की कम्युनिकेशन को, इनके दरमियान में रब्ता करवाता है। और इसकी हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं, दो तरीके हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के, एक है इंटरप्ट्स और दूसरा है DMA। फिर हमने इंटरप्ट्स और DMA जो है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, बड़ा अहम टॉपिक है, लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी और MCQ के हवाले से भी, वो है CPU रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते क्या हैं पहले वो समझते हैं, उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स आज डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में इसकी टोटल 13 टाइप्स मेंशन की हुई हैं रजिस्टर्स की, लेकिन आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कहलाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि CPU रजिस्टर्स क्या होते हैं। CPU रजिस्टर्स की डेफिनेशन ये है कि CPU रजिस्टर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इनसाइड द CPU। कंप्यूटर के अंदर जो लगा हुआ CPU है, जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसके अंदर स्टोरेज लोकेशन होती है, स्टोरेज मेमोरी होती है जिसमें बहुत सारा डाटा स्टोर हो सकता है, लेकिन ये जो मेमोरी है ये टेम्परेरी होती है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो CPU होता है उस CPU में एक उसका पार्ट होता है ALU, दूसरा उसका पार्ट होता है CU। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी और वो थी कैश मेमोरी, जो कि एक बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है मेन मेमोरी की निस्बत, लेकिन स्पीड में फास्ट होती है। इसी CPU के अंदर कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं और हंड्रेड्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ये एक या दो तीन चार नहीं होती, कई मेमोरी लोकेशंस होती हैं। मेमोरी लोकेशन से मुराद की CPU की मेमोरी है, जहाँ पर वो चीज़ों को सेव रखता है, याद करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग तो कर रहा होता है, लेकिन वो चीज़ों को स्टोर भी करता है, याद भी रखता है, उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। इसी तरह से CPU की अपनी एक मेमोरी है जहाँ पर वो चीज़ें, डाटा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सेव कर लेता है और फिर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं डाटा को यूज़ करता है। अब ये जो CPU रजिस्टर्स हैं, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इनसाइड द CPU, कि ये टेम्परेरी हैं, यानी इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है वो डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने रैम पढ़ा था कि रैम इज़ आल्सो कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा गया था उसको, क्योंकि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उसके ऊपर डाटा सेव रहता है, उसके बाद वहाँ से डिलीट हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो हमारे पास जो CPU रजिस्टर्स हैं ये भी टेम्परेरी एरियाज हैं। ये जो मेमोरी है CPU की बड़ी फास्ट होती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी होती है। हर रजिस्टर की का जो साइज़ है वो बाइट्स में होता है, यानी बहुत कम होता है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो CPU रजिस्टर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं और CPU जो है वो इनके अंदर क्या क्या स्टोर करता है और किस तरह से वो इनको इस्तेमाल करता है, और स्टोर करने के बाद वो किस तरह से इनसे डाटा निकलवाता भी है और कहाँ पे इस्तेमाल करता है। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास रजिस्टर है वो है PC। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब हमारा कंप्यूटर, हमारा CPU, जो हमारा CPU है कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ, जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो CPU जो है वो किसी ना किसी प्रोसेस में बिजी होता है। उसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कौन सा काम कैसे करवाना है और कैसे करना है। वो एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है, या वो जो काम हमने उसको कहा हुआ है वो भी उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत होती हैं। याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है CPU के पास, जो भी उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी है, वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो एड्रेस PC यानी प्रोग्राम काउंटर के पास पड़ा होता है। इस डायग्राम से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये CPU है और CPU जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ये है इंस्ट्रक्शन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का जो एड्रेस होगा वो किसके पास पड़ा होगा, PC के पास पड़ा होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जो है, जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है, उसका एड्रेस किसके पास है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास।
CPU के अंदर एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है जिसके पास एड्रेस होता है किसका, जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन। एक वो इंस्ट्रक्शन है जो इस टाइम प्रोसेस हो रही है, जो बिल्कुल नेक्स्ट आनी है उसका एड्रेस PC के पास है, उससे जो नेक्स्ट है वो और है, लेकिन जो बिल्कुल इसके बाद जिसकी बारी है उसका एड्रेस होता है किसके पास, प्रोग्राम काउंटर के पास। इसी तरह से है, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि एक डॉक्टर है, टोकन नंबर होता है पेशेंट्स के पास जो उस डॉक्टर के पास उन्होंने जाना होता है। तो डॉक्टर ने जो है वो बाहर एक वॉलंटियर बिठाया हुआ है जो कि क्या करता है कि जो नेक्स्ट पेशेंट आना है, बिल्कुल नेक्स्ट पेशेंट आना है, उसका टोकन नंबर अपने पास होल्ड कर लेता है, उससे वो ले लेता है टोकन, उससे वो रसीद ले लेता है जिसके ऊपर टोकन नंबर लिखा हुआ है, ताकि जब अंदर वाला जो पेशेंट है वो फ्री हो जाए तो फिर मैं इसको बुला लूँ। तो अंदर वाला पेशेंट जब फ्री होगा तो नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, जो कि बिल्कुल वेरी नेक्स्ट टोकन है जिसका, तो वो जो टोकन नंबर, उसका टोकन नंबर किसके पास पड़ा हुआ है, वो जो वहाँ पर वॉलंटियर बैठा हुआ है। इसी तरह से जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है, PC के पास पड़ा हुआ है। तो CPU ने जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाना होता है, जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है, गेट करना होता है, तो वो PC से एड्रेस उठाता है, फिर उस एड्रेस पे पहुंचता है और वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन उठा लेता है। और IR जो है नेक्स्ट हमारे पास, ये क्या काम करता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है, जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है ये वाली, यही वाली जिसकी अभी बात हो रही थी, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस तो हमने पढ़ लिया, PC के पास पड़ा होता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन बजाते खुद किसके अंदर पड़ी होती है, IR के पास पड़ी होती है। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन सेव होती है किसके पास, IR के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। यानी हमने पढ़ा कि जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस PC के पास होता है और जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है वो किसके पास होती है, IR के पास होती है। अब जब ये वाली इंस्ट्रक्शन नंबर 1 प्रोसेस हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो है ये बाहर निकल गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये डन हो गई, तो अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी वो कौन सी है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है ना। तो CPU ने इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को कहाँ से उठाना है, उसके लिए वो क्या करेगा, अपने PC के पास से एड्रेस लेगा, उस एड्रेस पे पहुंचेगा और उस एड्रेस पे जब पहुंचेगा तो वहाँ पे IR रजिस्टर होगा, IR रजिस्टर के अंदर पड़ी होगी इंस्ट्रक्शन और वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा, गेट कर लेगा। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट CPU के पास चले जाएगी। अब जब I2 जो है इंस्ट्रक्शन नंबर 2 CPU के पास चले गई, अब जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का एड्रेस किसके पास चला जाएगा, PC के पास अब चला जाएगा, PC के एड्रेस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट से क्या मुराद है, इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एड्रेस था 2941, फ़र्ज़ कर रहे हैं सिर्फ, अगर उसके पास ये एड्रेस था तो जब 2941 वाली इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 CPU के पास आ गई, अब नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, तो इसके अंदर इजाफा हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, तो अब PC के पास सेव हो जाएगा 2942 जो कि एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का। तो इस तरह से हर बार जब इंस्ट्रक्शन CPU के पास चले जाएगी तो PC के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, PC के अंदर नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा और नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन फिर किसके पास चले जाएगी, IR के पास चले जाएगी। अब I2 जो है वो अंडर प्रोसेस है, CPU के पास चलेगी। अब नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, I3, वो इंस्ट्रक्शन किसके पास चले जाएगी, IR के पास चले जाएगी। इस तरह से हर बार जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस PC के पास और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो IR के पास चली जाती है। नंबर 3, MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बहुत आसान है, वो इंस्ट्रक्शन जो CPU के पास इस टाइम मौजूद है, अब CPU ने देखना है कि इसको मैंने किस तरह से प्रोसेस करना है। या तो ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी की तरफ जाने लगी है यानी रैम की तरफ जाने लगी, क्योंकि हो सकता है कि रैम का काम हो तो रैम ने इसको प्रोसेस करना है, रैम की तरफ उसने भेजना है। या ये वाली इंस्ट्रक्शन रैम से CPU की तरफ आनी है, क्योंकि हो सकता है ये काम CPU ने पहले ही रैम से करवाया हो तो रैम से अब वो इसको रीड करना चाह रहा है। हमने पढ़ा था ना CPU जो है वो रैम के ऊपर या मेमोरी के ऊपर डाटा राइट भी कर सकता है और उसे ले भी सकता है यानी रीड भी कर सकता है। तो ये जो हमने काम कहा है CPU को करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन आई है CPU के पास, हो सकता है ये मेमोरी की तरफ जाए यानी राइट हो या मेमोरी से रीड हो। मेमोरी से रीड वो कब करेगा, जब उसने ये वाला काम पहले करवाया होगा। देखें जब रैम से CPU कोई काम करवाता है ना तो उसके पास सेव कर देता है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो जब वही वाला काम दोबारा हम कंप्यूटर को कहते हैं ना, कंप्यूटर ऑफ होने से पहले तो वही वाला काम हम उसको दोबारा कहते हैं ना करने के लिए, तो वो फिर उसको दोबारा वही काम नहीं कहता, वो उसे कहता है कि भाई ये तुमसे मैंने काम पहले करवाया था, बस वो निकाल के दे दो। अब वो उसको रीड करना चाह रहा है, तो जो भी वो काम करना चाह रहा है यानी वो करंट इंस्ट्रक्शन जो इस टाइम CPU के पास मौजूद है, जो कि मेमोरी की तरफ जाने लगी है या मेमोरी से CPU की तरफ आने लगी है, वो इंस्ट्रक्शन जो है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है MAR के पास। यानी ये जो इंस्ट्रक्शन CPU के पास पड़ी है, फॉर एग्जांपल I1, ठीक है, जो I1 है इसका एड्रेस होगा
MAR के पास, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन जो है ये किसके पास होगी, MBR के पास, मेमोरी बफर रजिस्टर, नंबर 4 ये वाला रजिस्टर। तो हमने ये जो 4 रजिस्टर पढ़े, मैं फिर थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ा कि जो इंस्ट्रक्शन CPU के पास मौजूद है, जो इस टाइम अंडर प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ तो मेमोरी की तरफ वो भेजेगा, ये मेमोरी से निकलवा लेगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास होता है, MAR के पास, और वो इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है, MBR के पास। और जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस किसके पास होता है, PC के पास, और वो इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है, IR के पास होती है। अब लास्ट पे आता है हमारे पास SP यानी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्टैक का। स्टैक क्या होता है? स्टैक बेसिकली एक अरेंजमेंट का नाम है। स्टैक क्या है? एक अरेंजमेंट का नाम है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक अरेंजमेंट होती है असेंडिंग ऑर्डर, एक अरेंजमेंट होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर एक अरेंजमेंट होती है जिसे कहते हैं स्टैक। स्टैक बेसिकली वो अरेंजमेंट है जैसे कि जो चीज़ आपने पहले रखी है वो सबसे लास्ट पे बाहर निकलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस कंटेनर के अंदर एक बुक रखते हैं, यहाँ पर पहली बुक आ गई, फ़र्ज़ करते हैं बुक नंबर 1, फिर बुक नंबर 2, फिर बुक नंबर 3, फिर बुक नंबर 4। रखी कौन सी बुक थी आपने सबसे पहले? बुक नंबर 1 रखी थी। लेकिन जब आप उठाएंगे तो कौन सी बुक उठाएंगे सबसे पहले? बुक नंबर 4 सबसे पहले बाहर आएगी, फिर बुक नंबर 3, फिर 2, और 1 की बारी कब आएगी? सबसे लास्ट पे आएगी। इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ सबसे लास्ट पे गई थी और सबसे पहले बाहर आनी है, जैसे यानी कि ये 4 है, सबसे लास्ट पे गई थी, सबसे पहले बाहर आनी है, इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ये एक तरतीब है, उल्टा इसमें रिवर्स जो है ना वो काम होता है, तो इसे कहते हैं स्टैक पॉइंटर। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो स्टैक में लग जाती हैं, वो तरतीब से नहीं चलती, वो रिवर्स में चलती हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी स्टैक का ऑर्डर। तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो स्टैक में लग जाती हैं। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टैक में लगी होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की जो डिटेल है वो इंस्ट्रक्शंस किसके पास होती हैं? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के पास। वो सारी डिटेल SP रजिस्टर के पास होती है, तो इसे कहते हैं स्टैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि स्टैक की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले आएगी उसने पहले प्रोसेस होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो पहले 1 की बारी आएगी, फिर 2 की आएगी, फिर 3 की आएगी। लेकिन स्टैक के अंदर लीफो होता है, ये होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन ये होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लगती हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के अंदर सेव होती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि IO यूनिट क्या होता है और उसके अंदर इंटरप्ट्स और DMA टेक्निक्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने CPU रजिस्टर्स देखे, जिसमें हमने प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बुक से एक दफ़ा रीड कीजिएगा ताकि मुकम्मल समझ आ सके। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।